जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसका नाम है प्रॉफिट वैल्यूम कॉस्ट एनालिसिस, अर्थात लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। यह चैप्टर प्रबंधकीय दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ आपके एमकॉम स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उससे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है आपके कॉमर्स पीजीटी के लिए, कॉमर्स से जीआईसी एग्जाम के लिए, या फिर जैसे अभी एएसओ का एग्जाम हुआ था असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, वहां पर अगर आप पिछले वर्ष का पीजीटी वाला पेपर देखें तो 10 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट से। अब सोच के आप देख सकते हैं 125 क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन आपके ब्रेक इवन पॉइंट से पूछे जा रहे हैं तो यह चैप्टर फिर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कॉमर्स पीजीटी के लिए। उम्मीद है आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आपको ये समझना है तो बने रहिए हमारे साथ। लगातार मैं आपको एक एक चीज इससे रिलेटेड एकदम ए टू जेड, वो भी बहुत ही सरल भाषा में सामान्य उदाहरणों के साथ में आपको समझाने का अपना प्रयास हमेशा करता हूं और यहाँ पर भी करूंगा। आपको बताता चलूं, हमारे चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कारपोरेट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट कंप्लीट आपको दी गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपके लिए जरूरी है तो प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख करके अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से संचालित कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या होता है प्रॉफिट वैल्यूम कॉस्ट एनालिसिस। तो देखिए भैया, चैप्टर हम लोग, हमारा हमेशा का यही नियम रहता है। सबसे पहले तो अगर पहली बार बुक स्टार्ट कर रहे हैं तो बुक पे बात करते हैं कि यही बुक का नाम क्यों रखा गया, और चैप्टर स्टार्ट करते समय तो सबसे पहले डिस्कशन हमारा पहला वीडियो चैप्टर पर ही होता है, तो वहीं पर देखेंगे हम लोग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट वैल्यूम कॉस्ट एनालिसिस। इसको हिंदी में प्रॉफिट को क्या कहते हैं, इसको पूरा कैसे नाम रखा गया है, हिंदी में क्या कहते हैं, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। ठीक है ना। लागत यहां से लिया गया है, मात्रा ये देखो यहां से ये लिया गया है, और प्रॉफिट ये यहां से ऐसे लिया गया है। ठीक है। और विश्लेषण ये सीधा सीधा ऐसे लिया गया है। तो हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे प्रॉफिट वैल्यूम कॉस्ट एनालिसिस, और हिंदी में अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसको कहेंगे लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। मतलब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि इस चैप्टर में कुछ विश्लेषण किया जा रहा है। किस तथ्य के संदर्भ में विश्लेषण है, तो वो लागत और मात्रा और साथ ही साथ लाभ के संदर्भ में विश्लेषण है। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा विश्लेषण क्यों किया जाता है, तो पहले क्यों क्लियर होना चाहिए। हमेशा आपका जब वाई क्लियर होगा तो आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी भी कंपनी की, तो कंपनी का उद्देश्य क्या होगा, सेवा और लाभ। तो सेवा छोड़ दो, आ जाओ लाभ। क्या चाहेगी, और कंपनी क्या चाहती है, लाभ। और लाभ भी कैसा, तो अधिक से अधिक। कैसा लाभ, अधिक से अधिक। लाभ भी चाहिए, वो भी कैसा चाहिए, अधिक से अधिक चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। अच्छा, फिर बात आती है जब मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, और कंपनी में दो लोग होते हैं, एक होता है ओनर और एक होता है मैनेजमेंट। दोनों अलग होता है, ये तो आपको पता ही होगा। कंपनी में ओनर और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होता है। तो ओनर और मैनेजमेंट दोनों अलग है, कंपनी को संचालित करने की जिम्मेदारी रहती है मैनेजमेंट के ऊपर, और प्रॉफिट ये चाहिए किसको, ओनर्स को चाहिए। तो देखिए, मैनेजर्स के ऊपर अब जिम्मेदारी आ गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा करके अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करें। ये चाहिए ना।
तो अब ये जो हम विश्लेषण करेंगे, ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कंपनी के मैनेजर्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चीजों को इस तरीके से मैनेज करें कि कंपनी अपनी लागत को कम से कम करते हुए लाभ को अधिक से अधिक की ओर लेके जाए और ओनर्स को ज्यादा प्रॉफिट हो सके। इसलिए ये जो लागत मात्रा लाभ विश्लेषण है, ये प्रबंधकीय दृष्टिकोण से लागत मात्रा और लाभ के संदर्भ में एक विश्लेषण है। बात क्लियर है। अब यहां पर दूसरी बात देखते हैं कि इनका विश्लेषण आखिर किया क्यों जाता है। तो आप ये बताओ मुझे, लाभ डिपेंड किस बात पर करता है? लाभ किस बात पर डिपेंड करता है? तो लाभ डिपेंड करता है सर बिक्री पर। किस बात पर डिपेंड करता है? बिक्री, मतलब सेल्स पर डिपेंड करता है। माल बिके तो प्रॉफिट आएगा। अच्छा, माल बिकना ही महत्वपूर्ण है या फिर उसकी लागत भी महत्वपूर्ण होती है? क्या उसकी कॉस्ट भी महत्वपूर्ण होती है? हाँ जी सर, बिक्री ही महत्वपूर्ण नहीं है, कॉस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। होती है कि नहीं होती है? अच्छा सर, क्या लागत ही महत्वपूर्ण होती है या फिर उसका उत्पादन, मतलब कि मात्रा, किस मात्रा में उत्पादन किया जाए, यह भी होता है? तो मतलब प्रोडक्शन, क्या यह चीज भी इंपॉर्टेंट होती है? हाँ, प्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है कि कितना प्रोडक्शन किया जाए। क्यों ये सब क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ये सब क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो अब देखिए, जब आपका उत्पादन बढ़ता है, जब उत्पादन बढ़ता है तो अपेक्षाकृत लागत क्या होती है? घट जाती है। उत्पादन के बढ़ने पर लागत, प्रति इकाई लागत आपकी क्या हो जाती है? घट जाती है। उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हैं, उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो लागत क्या होती है? अपेक्षाकृत कम हो जाती है। वहीं पर जब बिक्री को हम ज्यादा कर रहे होते हैं, जब बिक्री को ज्यादा कर रहे होते हैं तो लाभ की मात्रा जो है हमारी वो भी बढ़ रही होती है। बिक्री और लाभ में धनात्मक संबंध होता है, फेवरेबल रिलेशन होता है। अर्थात जब बिक्री की मात्रा को बढ़ाते हैं तो लाभ की मात्रा अपने आप साथ साथ बढ़ जाती है। कॉस्ट और प्रोडक्शन, कॉस्ट और प्रोडक्शन, इनमें एडवर्स रिलेशन होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। जब आप उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएंगे तो लागत आपकी क्या हो जाएगी? लागत आपकी कम हो जाएगी। तो देखो, इन दो बातों से आपको ये समझ में तो आ रहा होगा कि जब हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ चाहिए तो हमें केंद्रित होना पड़ेगा। कहां पर केंद्रित होना पड़ेगा? एक तो लागत पर केंद्रित होना पड़ेगा, फिर मात्रा, मतलब क्वांटिटी कहें या वैल्यूम कहें कि कितनी बनाएं, और लाभ, इन तीन जगहों पर हमको केंद्रित होना पड़ेगा। तो क्या है ये चीज? देखो समझो, अभी मैंने कहा कंपनी क्या चाहती है? अधिक से अधिक लाभ चाहती है। कंपनी क्या चाहती है? अधिक से अधिक लाभ चाहता है। एक व्यक्ति भी अधिक से अधिक लाभ चाहता है। तो एक व्यक्ति जो भी लाभ चाहता है, लाभ हमेशा क्या होता है? वांछित होता है। लाभ हमेशा वांछित होता है, डिजायर्ड होता है। तो जो भी डिजायर है प्रॉफिट को प्राप्त करने की आपकी, उस लाभ को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना होगा? इस लाभ को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना होगा, और जिन वस्तुओं का हम उत्पादन करेंगे उनकी लागत क्या होनी चाहिए? इस बात का जब संपूर्ण एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, तो उसी विश्लेषण को कहा जाता है लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। बात समझ रहे हो ना? आपको क्या चाहिए? लाभ चाहिए। कितना लाभ चाहिए? तो पक्का है कि इतना लाभ चाहिए, तो उस लाभ को कहते हैं वांछित लाभ, मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट। अब इस लाभ को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना होगा? तो वस्तुओं का उत्पादन कितना करना होगा, ये हमको ये डिपेंड करेगा कि हम लाभ इतना कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। अब मान लो हम उत्पादन ही पर केवल फोकस कर गए, तो ये नहीं देखे कि इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए उत्पादन की, तो क्या लाभ मिल पाएगा? फिर लाभ नहीं मिल पाएगा आपको। उत्पादन ही केवल नहीं करना, उसकी कॉस्ट को भी देखते रहना कि इसकी कॉस्ट भी न बढ़ने पाए। तो हमें क्या करना है? इस लाभ को प्राप्त करने के लिए कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ये तो हमें ध्यान रखना ही रखना है। और कितनी लागत पर उत्पादन किया जाए, उनकी लागत क्या होनी चाहिए, उनकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। तो जब इन तीन के संदर्भ में संपूर्ण ये विश्लेषण किया जाता है, तथ्यात्मक आधार पर, संख्यात्मक आधार पर यह विश्लेषण किया जाता है, तो उसी विश्लेषण को कहा जाता है लागत मात्रा लाभ विश्लेषण।
बात क्लियर हो गई है आपको? तब इसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट वैल्यूम कॉस्ट एनालिसिस। अर्थात हम इस प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए, किस कॉस्ट पर कितनी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करें कि हमको ये वाला प्रॉफिट जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। तो इसके लिए जो संख्यात्मक रूप से तथ्यों के आधार पर अर्थात तथ्यात्मक विश्लेषण किया जाता है, उसी विश्लेषण को कहा जाता है प्रॉफिट वैल्यूम कॉस्ट एनालिसिस। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं सम विच्छेद बिंदु। क्या कहते हैं? सम विच्छेद बिंदु। सम विच्छेद बिंदु इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, शॉर्ट में कहते हैं बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। यहीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, यही जीवात्मा होती है इस चैप्टर की। सम विच्छेद बिंदु का मतलब होता है उत्पादन स्तर का वह बिंदु जहां पर ना तो प्रॉफिट होता है और ना लॉस होता है। अगर इस लेवल पर आ जाएंगे तो आप ना प्रॉफिट में होंगे ना लॉस में होंगे। इसको नो लॉस पॉइंट भी कहा जाता है, नो मार्जिन पॉइंट भी कहा जाता है। मतलब यहां पर नहीं, ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है, या तो फिर ब्रेक इवन पॉइंट को सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। अभी मैं केवल बता रहा हूं आपको क्योंकि इस चैप्टर को इस नाम से भी जाना जाता है, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, या सम विच्छेद बिंदु के नाम से जाना जाता है। तभी मैंने बताया कि सम विच्छेद बिंदु क्या है। इस पर अलग से एक पूरा लेक्चर होगा, वहां पर मैं बताऊंगा आपको कि ये क्या होता है। तो देखिए, आपको ये समझ आ गया होगा शायद कि हम लोग इस प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए कितनी लागत पर कितनी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करें ताकि मुझे ये प्रॉफिट प्राप्त हो सके। इसके लिए जो एनालिसिस करते हैं उसको कहते हैं प्रॉफिट वैल्यूम कॉस्ट एनालिसिस। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे, किस आधार पर इसका कैलकुलेशन करके हम उन तथ्यों के आधार पर संख्यात्मक रूप से ये जान लेते हैं कि हमें किस लागत पर कितनी मात्रा का उत्पादन करना चाहिए तो मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर हर एक बात आपको क्लियर हो जाएगी, उसको आप कैलकुलेट करके देख सकेंगे। आप चाहेंगे कि हमको इतना प्रॉफिट चाहिए तो बताओ उत्पादन कितना, मैं बताऊंगा कितना उत्पादन। आप चाहेंगे कि हम अगर बिक्री मूल्य में इतना परिवर्तन कर रहे हैं तो हमारी प्रॉफिट पर क्या परिवर्तन होगा, मैं बताऊंगा आपको। मैं क्या बताऊंगा, यहाँ ये चैप्टर खुद आपको बताएगा सब कुछ, मैं तो माध्यम बनूंगा आपको इन सारी चीजों को समझाने का। तो चलिए देखते हैं कैसे इस प्रोसेस में हम लोग इंटर करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें और किस किस क्रम में हम इन सारी चीजों को पढ़ने कि आखिर ये एनालिसिस कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जो आपको हमेशा याद रखना, उसी के आधार पर सभी कुछ एनालिसिस हम लोग कर लेंगे। वो क्या होगा, सबसे पहले कोई भी कंपनी होगी अगर उसको प्रॉफिट चाहिए तो उसको सेल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले होगी सेल्स। इस सेल्स में दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक होती है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स से उसको माइनस करते हैं तो यहां पर आता है एक वैल्यू, उसको कहा जाता है कंट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन में एक और कॉस्ट होती है जिसको कहा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट, और इस फिक्स्ड कॉस्ट को यहां से माइनस करेंगे तो यहां पर जो वैल्यू बचेगी वो होगा हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस। बात क्लियर है? अब कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। जैसे मान लो किसी भी कंपनी ने 5 लाख रुपए का माल बेचा। कितने का माल बेचा? 5 लाख रुपए का माल बेचा, जिसमें उसकी 60% वेरिएबल कॉस्ट है। तो 60% 5 लाख का कितना हो जाएगा? 3 लाख। कितना हो जाएगा? 3 लाख। तो 3 लाख क्या हो गई? वेरिएबल कॉस्ट हो गई। बात करूंगा अभी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। तो कंट्रीब्यूशन कितना उसका बचेगा? 2 लाख का बचेगा। अब मान लो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है 1 लाख रुपए इस अवधि की, तो उसे प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ये बस ये लाइन याद रखना, ये क्रम याद रखना, पूरा एनालिसिस इसी के आधार पर मैं आपको पढ़ा दूंगा। सब कुछ इन 5-6 वैल्यूज में सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा। तो देखिए, आज पहले सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो कॉस्ट है दो, एक है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, और एक है फिक्स्ड कॉस्ट। ये क्या होती है? तो देखिए, दो तरीके की, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट है। तो जो कॉस्ट है वो दो तरीके की होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या करती है? ये टाइम बेस होती है, टाइम बेस होती है, और ये प्रोडक्शन बेस होती है। ये क्या होती है? प्रोडक्शन बेस होती है। ठीक है ना? कई सारे खर्चे होते हैं देखो कंपनी में जो टाइम पर डिपेंड करते हैं, जैसे सैलरी।
जर्नल एक्सपेंसेस, डेप्रिशिएशन, ये सब क्या है? ये सब टाइम बीइंग है। अगर समय बीतेगा तो ये खर्च आपका हो जाएगा। उस समय उत्पादन कर रहे हो, रेंट, इंश्योरेंस, टैक्स, ये सब क्या है? टाइम बीइंग है। अगर टाइम बीत रहा है तो ये खर्चे आपके होंगे। तो ये खर्चे कैसे हैं? फिक्स्ड हैं। समय के बदलने का इन पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? हाँ जी, समय का ही पड़ रहा है। उत्पादन का कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। आप फैक्ट्री का रेंट जितना दे रहे हो उतना ही पड़ेगा। चाहे फैक्ट्री का यूज 100% करो, यूटिलाइजेशन चाहे उसका 100% पे करो, और चाहे 10% पे करो, रेंट जितना है उतना ही पड़ेगा। देखो, जो आज बता रहा हूं बहुत आराम से समझिएगा। ये नहीं समझ पाए तो फिर कभी नहीं समझोगे प्रॉफिट वैल्यूम कॉस्ट एनालिसिस। तो टाइम बीइंग वाले खर्चे जो होते हैं, टाइम बेस्ड खर्चे जो होते हैं, उनको क्या कहते हैं? फिक्स्ड एक्सपेंस कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। प्रोडक्शन बेस्ड जो होते हैं, मतलब उत्पादन पर डिपेंड करते हैं, उनको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। उत्पादन पर कौन डिपेंड करता है? मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस किस पर डिपेंड करते हैं? प्रोडक्शन पर। अभी थोड़ा सा 2 यूनिट बनाओगे तो कम क्वांटिटी लगेगी, और 200 यूनिट बनाओगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी आपकी, है ना? 2 यूनिट बनाओगे तो कम लेबर लगेगा, 200 यूनिट बनाओगे तो ज्यादा लेबर लगेगा। बात समझ रहे हो ना? ये क्या हो रहा है? तो भैया, जो प्रोडक्शन बेस होता है एक्सपेंस, वो हमारा वेरिएबल होता है, और जो फिक्स्ड होता है, टाइम बीइंग होता है, वो फिक्स्ड होता है। तो ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ये पर यूनिट सेम रहती है, पर यूनिट सेम होती है। और ये क्या होता है? ये पर यूनिट चेंज होता है, पर यूनिट चेंज होता है। जैसे अगर 10,000 इकाइयों को बनाने में, अगर 10,000 इकाइयों को बनाने में हमारा 50,000 रुपए का मटेरियल लग जाता है, तो 10,000 से भाग कर दो 50,000 को, इसका मतलब है 1 यूनिट में 5 रुपए का मटेरियल लगता है। अब अगर आप यहां पर उत्पादन करना चाहोगे 20,000 यूनिट का, तो 5 गुणे 20,000 बराबर आपका अब कितने रुपए का मटेरियल लगने लगेगा? 1,00,000 रुपए का लगने लगेगा। वह 1,000 बटे 20 करोगे तो फिर 5 रुपए निकल के आ जाएगा। तो ये क्या होता है? पर यूनिट सेम होता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? पर यूनिट सेम होती है। प्रोडक्शन के सभी स्तर पर यूनिट सेम कॉस्ट को क्या कहा जाता है? वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। ये चेंज होती है। मान लो जब हम 10,000 इकाइयों का उत्पादन कर रहे थे, तब हम 40,000 रुपए फैक्ट्री का रेंट दे रहे थे, तो 1 यूनिट पर फैक्ट्री का रेंट कितना पड़ रहा था? 4 रुपया। जब हम 20,000 इकाइयों का उत्पादन करने लगे तो रेंट तो तब भी 40,000 ही दे रहे हैं, तो 40,000 बटे 20,000, अब ये कितना हो गया है? तो 2 रुपया पर यूनिट हो गया है। ये फायदा होता है उत्पादन, जब मैंने कहा था ना, उत्पादन और उसकी लागत का एडवर्स रिलेशन होता है। देखो, उत्पादन बढ़ाने पर लागत क्या होती है? कम हो जाती है। सेविंग ऑलवेज कहां होती है? तो फिक्स्ड कॉस्ट में होती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन गया। सेविंग आप कहां कर सकते हो? तो ऑलवेज फिक्स्ड कॉस्ट में सेविंग कर सकते हो। यहां कौन सी सेविंग कर लोगे? 10,000 पे 50,000 लगता है, 20,000 पे 1,00,000 लगता है, पर यूनिट सेम है, सेविंग कहां कर लोगे? तो सेविंग के चांसेस कहां पर बनते हैं? ऑलवेज फिक्स्ड कॉस्ट में सेविंग के चांसेस बनते हैं। ऑलवेज फिक्स्ड कॉस्ट पर सेविंग के चांसेस बनते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में सेविंग के कोई चांस नहीं होते। बात क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हो गई। ठीक है। अब देखो, ये पर यूनिट सेम रहती है, या ऐसे कह लें पर यूनिट सेम की जगह आप कह सकते हैं फिक्स्ड रहती है। ये कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड रहती है, और ये कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल होती है। ये पीजीटी के हिसाब से बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसकी कॉस्ट क्या होती है? पर यूनिट वेरिएबल होती है। देखो, यूनिट के आधार पर यहां 4 रुपए थी, यूनिट के आधार पर यहां 2 रुपए है। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये पर यूनिट वेरिएबल होती है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है। देखो, पर यूनिट फिक्स है, पर यूनिट यहां पर भी निकालो तो 5 रुपए आएगा, पर यूनिट फिक्स होती है। तो देखो, एडवर्स है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है, और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल होती है। तो ये 2 चीजें याद रखिएगा। ये जो 2 पॉइंट मैंने बताई, ये प्रोडक्शन बेस होता है और पर यूनिट फिक्स होता है। टाइम बेस होता है, पर यूनिट वेरिएबल होता है। बात क्लियर है? सेविंग ऑलवेज कहां हो सकती है? तो फिक्स्ड कॉस्ट में हो सकती है। यहां पर कोई सेविंग नहीं होती है। बात क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। तो देखो, जब हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए चलेंगे तो सबसे पहले कैलकुलेशन करने की जो बात आएगी, उस कैलकुलेशन को कहा जाता है कंट्रीब्यूशन। क्या कहा जाता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन वह वैल्यू होती है जो निर्धारित करती है कि व्यवसाय या फर्म को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। देखो, जैसे यहां पर 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है, ये इसी को कंट्रीब्यूशन कहा जाता है।
कंट्रीब्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में आगे से हम लोग सी यूज करेंगे इसके लिए, ठीक ना। कंट्रीब्यूशन के लिए क्या यूज, सी यूज करेंगे, है ना। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर बिक्री के आधिक्य को क्या कहा जाता है, तो कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। पीईटी में पूछा गया था क्वेश्चन, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर बिक्री के आधिक्य को क्या कहा जाता है, तो कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। सिंपल सी है ये फॉर्मेट, देखो यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे। वेरिएबल कॉस्ट ये है, बिक्री ये है, तो इसके ऊपर जितना अधिक है वही तो हमारा देखो यहां पर हुआ है कंट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर बिक्री के अधिक को क्या कहा जाता है, कंट्रीब्यूशन कहा जाता है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला बना दीजिए, सी बराबर सेल्स एस माइनस वी, या फिर कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आगे से वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग वी और सेल्स को एस कहेंगे, कंट्रीब्यूशन को तो सी कह ही रहे हैं। तो देखो बन गया। या फिर क्या करें, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट के योग को हम क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे आप इसको चेक करते रहो साथ ही साथ, सेल्स कितनी है, 5 लाख की है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो 3 लाख, तो देखो आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। आ जाएगा कि नहीं आएगा, हाँ जी सर आ जाएगा। या फिर क्या करो, कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करो, सी बराबर एफ सी प्लस प्रॉफिट। सी का मतलब है कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी कितनी 1 लाख, प्लस प्रॉफिट है कितना 1 लाख, जोड़ दो कितना आ जाएगा 2 लाख। देखो फॉर्मूले आपको बनाने हैं खुद से, है ना। या फिर क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस, तब भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। मान लो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होती, 3 लाख होती, मान लो, तो कंट्रीब्यूशन 2 लाख था, तो यहां पर आप कितना लॉस में आ जाते, 1 लाख लॉस में आ जाते। तो इस तरीके से भी कंट्रीब्यूशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 लाख फिक्स्ड कॉस्ट है, इस वजह से 1 लाख रुपए का लॉस है, इसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन कितना था, 2 लाख था। इस तरीके से देखो फॉर्मूले बन रहे हैं, ठीक। या फिर क्या कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन बराबर 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 1 मतलब 100% क्या है, बिक्री है। 100% क्या है, बिक्री है, उसमें 60% क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो बाकी 40% क्या है, कंट्रीब्यूशन है। जैसे 100% सेल्स है, उसमें 60% वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन क्या है, 40% कंट्रीब्यूशन है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बराबर कंट्रीब्यूशन आ सकता है। कंट्रीब्यूशन का तात्पर्य यह है कि भैया समझो आप, बिक्री का वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर आधिक्य क्या कहलाता है, कंट्रीब्यूशन कहलाता है। या फिर ऐसे देखें, कंट्रीब्यूशन वह राशि है जो निर्धारित करती है कि शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्यों, अगर कंट्रीब्यूशन मेरा फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हुआ तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन अगर फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हुआ तो क्या होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। क्या समझे, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर है तो ये फिर यहां पर प्रॉफिट को जनरेट करेगा। फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर जितना प्रॉफिट, जितना कंट्रीब्यूशन होगा, फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर जितना कंट्रीब्यूशन होगा वो टोटल कन्वर्ट होगा कहां पर, प्रॉफिट में। फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर का टोटल कंट्रीब्यूशन कहां कन्वर्ट हो जाता है, प्रॉफिट में। देखो 1 लाख के ऊपर जितना भी यहां वैल्यू होगी वो सब प्रॉफिट में निकलती चली आएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो का कंट्रीब्यूशन आप समझ गए होंगे, इसकी रूपरेखा समझ गए होंगे कि क्या होता है प्रॉफिट वॉल्यूम कॉस्ट एनालिसिस, क्यों ये किया जाता है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, जो आपको कठिन लगता है, कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके मुझे बताइए कि ये चैप्टर कठिन लगता है। मैं उस पर आपको वीडियो देने का अपना पूरा प्रयास करूंगा। अभी हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे। आज हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ा है, अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है। ये सब जीवात्मा है और मैं बता रहा हूं आपको, एमकॉम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, बाकी कॉमर्स पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर कंपटीशन ही तो फेस करोगे भाई, नहीं तो पढ़ाई कर ही क्यों रहे हो। तो पढ़ाई कर रहे हो तो आगे कंपटीशन फेस करोगे। कंपटीशन में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो मतलब ये नहीं आप कह सकते कि नहीं मैंने तो एमकॉम नहीं कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।